साहब को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम निमित्त कृतज्ञता और आदरांजलि अर्पण करने एकत्रित हुए हैं। अद्वितीय बुद्धिमत्ता और इसी आधार पर स्वतः अति उच्च दर्जे की शिक्षा, वैश्विक स्तर की विद्वत्ता, क्रांतिकारी विचारधारा, संगठन कौशल्य, अनुशासन प्रिय व्यक्तिमत्व, अनेक भाषाओं पर महत्ता, विशाल और संशोधनात्मक पढ़ाई, प्रेरणादायी लिखान, ज्ञान का महासागर, ऐसे अनेक गुणों विशेषों के साथ हजारों वर्षों की गुलामगिरी को नष्ट करते हुए भीमराव रामजी अंबेडकर ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर तक का सफर तय किया। ऐसे महामानव को शत शत नमन करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सहायक महाप्रबंधक महोदय जी श्री जयंत गोड़खांदे, AGM RACC, इनसे अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मार्गदर्शन कुशल और सक्षम हो तो हर काम सफल होता है। इसलिए हमारे आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एवं हमारा सही मार्गदर्शन करने हेतु माननीय श्री पुण्य प्रसून वाजपेयी जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से अनुरोध है जोरदार तालियों से स्वागत करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन महाराष्ट्र सर्कल के अध्यक्ष श्री उदयराम जी हेड़ाऊ से अनुरोध करूंगी कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र सर्कल श्री भूषण महाजन जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन नागपुर मॉड्यूल के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी श्री माधव पोफड़ी जी से निवेदन है कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन के अध्यक्ष श्री महेश खरकटी जी से अनुरोध है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अध्यक्ष एवं मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों से अनुरोध है कि वे दीप प्रज्वलन करें और तत्पश्चात डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण करें। चलना है अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, विभाजन से एकता की ओर।
प्रत्येक शुभ कार्य का दीप प्रज्वलन की रीत है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रारंभ किया गया कार्य सफलतापूर्ण संपन्न हो। विश्व रत्न बोधिसत्व महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जय। स्वराज्य के संस्थापक, महाराष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्रपति क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जय। स्वराज्य के संस्थापक, महाराष्ट्र की अस्मिता, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अब मैं सभी मान्यवरों से निवेदन करूंगी कि वो भारत के संविधान की प्रस्ताविका वाचन हेतु अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप सभी मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकज्ञ द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करते हैं। धन्यवाद। सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। अब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन के सीआरएस श्री राहुल गजभिये एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन नागपुर मॉड्यूल के डीजीए श्री माधव पोफड़ी से अनुरोध करूंगी कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का स्वागत करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन महाराष्ट्र सर्कल वाइस प्रेसिडेंट श्री प्रदीप केड़कर जी से अनुरोध करती हूं कि वो कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री जयंत घोड़खांदे सर का स्वागत करें। ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन नागपुर मॉड्यूल के अध्यक्ष श्री सुब्रतो मुखर्जी से अनुरोध है कि वो श्री उदयराम जी हेडाउ सर का स्वागत करें। श्री राहुल गजभिये सर से अनुरोध करती हूं कि वे श्री भूषण महाजन सर का स्वागत करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नागपुर मॉड्यूल के जोनल के अध्यक्ष श्री अजय उदार से अनुरोध करती हूं कि वे श्री माधव पोफड़ी सर का स्वागत करें। मैं प्रगति हाड़के से अनुरोध करूंगी कि वे श्री माधव पोफड़ी सर का स्वागत करें। श्रीमती शमा खापर्डे से अनुरोध करती हूं कि वे श्री महेश खरखटे जी का स्वागत करें। श्री अमोल पुसलेकर
इनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वे श्री पंकज कुमार सर, रीजनल मैनेजर नागपुर ईस्ट, इनका स्वागत करें। श्री अमन धाबड़े जी से अनुरोध करती हूँ कि वो श्री संजय हाड़के सर, रीजनल मैनेजर नागपुर वेस्ट, इनका स्वागत करें। श्री अमित ढेंगरे जी से अनुरोध करूंगी कि वो श्री संजोग भागवतर सर, RM, चंद्रपुर, इनका स्वागत करें। श्री नीलेश साखरे जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वे श्री सत्य स्वरूप मेश्राम, रीजनल मैनेजर गोंदिया सर, इनका स्वागत करें। श्री संदीप सहारे जी से अनुरोध करूंगी कि वे श्री शिरीष पुसतकर सर, AGM, HLST, इनका स्वागत करें। श्रीमती प्रगति हाड़के, इनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वीना अर्जुने मैडम, AGM, SME, अमरावती, इनका स्वागत करें। पुणे से खास यह कार्यक्रम देखने श्री गणेश वाघमारे जी आए हैं। मैं श्री उमेश कापसे से अनुरोध करती हूँ कि वे श्री गणेश वाघमारे जी का स्वागत करें। आज हमारे यहाँ श्री अनिल हिरेकन, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, नागपुर यूनिवर्सिटी, ये आए हुए हैं। मैं श्री राहुल गजबिये से अनुरोध करूंगी कि वो उनका स्वागत करें। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना के प्रथम 5 शब्द संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रस्तावना का स्वरूप दर्शाते हैं। वैसे ही न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और राष्ट्र की एकता और अखंडता ये प्रस्ताविका के उद्देश्य दर्शाते हैं। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्ताविका को संविधान की उद्देशिका भी कहा गया है और भारत के लोग ही वो शक्ति है जो संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए प्रस्ताविका की शुरुआत हम भारत के लोग यानी भारत की जनता इससे ही शुरुआत की गई है। किसी भी कार्यक्रम की प्रस्ताविका कार्यक्रम की दिशा निर्देश होती है। इसीलिए प्रस्ताविका सादर करने हेतु श्री राहुल गजबिये, इनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर्वांना माझं सप्रेम जय भीम। रैयत का राजा जिन्हें कहा जाता है, शिवाजी महाराज, आद्य क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले, महामानव बोधिसत्व
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी स्मृतियों को मैं सर्वप्रथम अभिवादन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, डायस पे विराजमान सारे महानुभाव, आप द डायस बैठे हमारे सारे अधिकारी, पदाधिकारी और साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल, ये दिन जयंती इस नाम से जाना जाता है। जयंती बोले कि बाबा साहब की जयंती, यही हमारे मन मस्तिष्क में उभर कर आता है। चूँकि नागपुर में आप हम सब जानते हैं कि हर गली मोहल्ले में 14 अप्रैल के दिन विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, इसलिए हम अपने नागपुर जोनल ऑफिस में पिछले 1.5 दशक से बाबा साहब की जयंती का जो ये कार्यक्रम, जो भी नेक्स्ट छुट्टी आती है, हॉलीडे आता है, उस दिन मनाते आए हैं। 14 अप्रैल को एक चिर परिचित अंदाज में, जहां लोग ढोल ताशों के साथ, डीजे म्यूजिक के साथ रैलियां निकालकर और अलग अलग तरीक़ों से सेलिब्रेट करते हैं, हम अपने यहाँ पर एक बौद्धिक चर्वण करने के उद्देश्य से बड़े बड़े वक्ताओं को यहाँ आमंत्रित करते हैं और उनकी मुखवाणी से हम बाबा साहब के बारे में कुछ अंश जानने की कोशिश करते हैं। पूर्व में भी हमें ख्यातनाम लोग हमें इस कार्यक्रम के लिए वक्ता के रूप में मिलते रहे हैं और किसी भी कार्यक्रम की भव्यता और सफलता उसके मुख्य वक्ता के ऊपर में निर्भर करती है। पिछले 3 वर्षों में हम कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाए थे, लेकिन पिछले 3 वर्षों से हम लगातार हर 14 अप्रैल के आसपास पहुंचते पहुंचते ये जरूर सोचते थे कि कोरोना का प्रकोप यदि कम होता है तो हम फिर वो कार्यक्रम जयंती का इसी भव्यता से मनाएंगे। और एक नाम पिछले 3 से 4 वर्षों से सतत जो हमारे जहन में गूंज रहा था कि हमें पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को बुलाना है इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में। पुण्य प्रसून जी, मैं आपको मानकर यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये सच है। हमने 2018 में भी कोशिश की थी किसी तरह आपसे संपर्क हो सके, फिर कोरोना काल आता रहा। मुझे याद है कि कभी तो भी मैंने एक संपादकीय में पुण्य प्रसून जी का मैंने लेख पढ़ा था, जो बाबा साहब को लेकर उन्होंने लिखा था। वो दिन, उस दिन मैंने तय किया था, जो अपीलिंग लेख था वो जिस तरह का उन्होंने बाबा साहब के बारे में लेखान किया था, तो मुझे उस समय से ये था कि हमारे इस जयंती के कार्यक्रम के लिए हमें पुण्य प्रसून जी को जरूर बुलाना है करके हम प्रयासरत थे। मैं शुक्रगुजार हूँ अनिल हीरे खान जी का, गिरीश गांधी जी का, जिनके सहयोग की वजह से, जिनके संपर्कों की वजह से हमें पुण्य प्रसून जी जैसा व्यक्तिमत्व इस कार्यक्रम के लिए वक्ता के रूप में हमें मिले हैं। बहुत सहर्ष व्यक्तिमत्व हैं। हम जनरली जो हमसे दूर होते हैं, टीवी में देखते हैं, तो एक व्यक्तिमत्व की झलक होती है कि यानी एक अनअप्रोचेबल व्यक्तिमत्व लगता है। लेकिन पिछले चंद दिनों से इस कार्यक्रम के संदर्भ में मैं पुण्य प्रसून जी से सतत संपर्क में हूँ और जिस तरह से उनका रिस्पांस आता रहा, आप बिलीव कीजिए, मैंने उनको एक व्हाट्सएप मैसेज डाला, जस्ट मैं उनको कुछ
कार्यक्रम के बारे में इन्फॉर्म करने के मकसद से डाला, उनका स्वयं चलकर फ़ोन आया। तो मुझे बहुत यानी आंतरिक बहुत खुशी हुई कि इस तरह का व्यक्तिमत्व, और अचानक से वो मुझे फ़ोन किए और फिर उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि यस बंधु, हम कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं करके। उस पल से हमारा जो उत्साह है द्विगुणित हुआ है और उसके बाद लगातार ऐसे संवाद होते रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि पुण्य प्रसून जी का नागपुर से बहुत पुराना जुड़ाव रहा है। हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने अपना एमए पॉलिटिकल साइंस किया है, मास कम्युनिकेशन में भी उन्होंने यहीं से कंप्लीट किया है। यानी काफ़ी हद तक इनकी पत्रकारिता का या करियर के शुरुआती दौर नागपुर से इनका रहा है। और इससे भी बढ़कर इनका जो जीवन का एक, हम कहते हैं कि अनमोल पल जो होता है कि जीवन साथी, नागपुर में ही इनकी शादी भी हुई थी। तो इतना सारा इनका नागपुर से जुड़ाव है। इनके कई परिचित और रिश्तेदार नागपुर में हैं। इनका हमेशा से नागपुर में आना जाना होता है। पहली बार जब इन्होंने मुझसे बात की मुझे अंदाज नहीं था, लेकिन उन्होंने स्वयं जिक्र करके कुछ चीज़ों को बताया कि भाई कहाँ पर प्रोग्राम है, तो सामने जो आपके पारवाना भवन है उसके अपोजिट में समथिंग ऐसा वगैरह, उनकी सब यादें वो तरोताज़ा करके बोल रहे थे। मुझे बहुत एक अपनापन लगा उनके बातों से, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज इस कार्यक्रम के लिए वो हमें उपलब्ध हुए हैं। मैं निश्चित ही आप सब लोग, हम सब लोग पुण्य प्रसून जी को सुनने आए हैं, और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं या कोई भी हम में से पुण्य प्रसून जी और आप लोगों के बीच में किसी तरह का दीवार बने या दूरियां बढ़ाएं। अधिक से अधिक वक्त हम पुण्य प्रसून जी को देना चाहते हैं ताकि उनके जो अभ्यासपूर्व भाषण होते हैं उसका हम यहाँ आस्वाद ले सकें। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे उनको सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। इतना कहकर मैं अपने 2 शब्द यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। पाली ग्रंथ की धम्मपद की कुछ पंक्तियां दोहराना चाहूंगी। दीवा तपती आदिच्चो, रतिमा भाति चंदिमा, सनदो खतियो तपती, झाई तपती ब्राह्मणो, अथ सब बहुरतिम, बुद्धो तपती तेजसा। इसका अर्थ है सूर्य केवल दिन में और चंद्रमा रात्रि में प्रकाशित होता है। एक क्षत्रिय अर्थात योद्धा शस्त्र धारण करने के बाद और ध्यानी व्यक्ति ध्यान करते समय प्रकाशित रहता है, किंतु बुद्ध स्वयं तेज से दिन रात सतत प्रकाशमान रहते हैं। उसी तरह बोधिसत्व बाबा साहब एक ऐसे सूर्य है जिन्हें दबाने और छुपाने की तो कई कोशिशें की गई, पर उनकी कर्तव्यदारी की किरणें धरती के कोने कोने तक फैली हुई है। यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती दुनिया भर में बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाई जाती है। अब मैं श्री उदयराम जी हेडाऊ सर से निवेदन करूंगी कि वे अल्प शब्दों में इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष असिस्टंट जनरल मॅनेजर श्री घोडखांदे सर, ज्यांचा आता परिचय करून दिला, ज्यांना परिचयांची गरज नाही असे आजचे उत्सव मूर्ती जे आपल्याला लाभलेले आहेत ते पुण्यप्रसून वाजपेयीजी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया ऑफिसर असोसिएशनचे जनरल सेक्रेटरी श्री भूषण महाजनजी, स्टाफ युनियनचे डेप्युटी जनरल सेक्रेटरी श्री पोखुई सर, वाइस प्रेसिडेंट महेश सर,
रिजनल मॅनेजर्स मॉड्यूलचे जवळपास चंद्रपूर, नागपूर सगळे जे इथे रिजनल मॅनेजर उपस्थित आहेत, पुण्यावरून उपस्थित असलेले लीडर्स, उपस्थित असलेले सगळे ऑफिस बेरर्स आणि एवढ्या मोठ्या समूहाने उपस्थित असलेले माझे कॉम्रेड्स, मित्रांनो, जसा आता परिचय झालेला आहे, बाबासाहेबांना परिचयाची गरज नाही, पण तरी आपण ज्या पद्धतीने आपण उत्सव हा साजरा करतो जयंतीचा, आज काल त्यांची 131वी जयंती साजरी झाली. आणि जयंती साजरी म्हणजे काय, मी माझ्या मते तरी जयंती म्हणजे एक आपल्या सगळ्यांचं एक म्हणजे ज्याला म्हणतो एक तत्व, संकल्प, मी या दिवसाला संकल्प दिन मी असं मानतो. कारण तुम्हाला कल्पना असेल की बाबासाहेब काही एकट्याचे नेते नव्हते, दलितांचे नेते नव्हते, तर सगळ्या ईश्वांचे नेते आहेत. आणि म्हणूनच आज त्यांची जागोजागी म्हणजे भारतातच नाही तर किंबहुना पूर्ण विश्वात त्यांची आपण जयंती साजरी करतो. आणि म्हणून त्यांचं महत्त्व आपल्या दृष्टीने फार अपार आहे. त्यांना मी मानाचा मुजरा करतो, मानवंदना करतो. मित्रांनो, तुम्हाला कल्पना असेल की त्यांनी एका क्षेत्रात काम केलं नाही आहे, त्यांनी अनेक विषय, संविधान तर एक त्यांची मोठी गुरुकिल्ली आहे, ज्याच्यामुळे आज भारत त्या विश्वस्तरावर एक नावलौकिकास आलेलं आहे. कारण की ही जी संविधान आहे, त्या संविधानामध्ये जे काही लिहून ठेवलेलं आहे आणि त्याचा एक एक जरी आपण त्याचा वापर केला आणि त्याचा संकल्पच्या रूपात आपण ते जोपासलं, तर मला नाही वाटत की कुठल्याही देशाला किंवा कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपल्याला कुठेही कमीपणा जाणवेल. आपण जे जे मनात आणू, जे जे आपण ठरवू, त्या संकल्पनेतून आपण ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू शकू. आपण सगळे बँकर्स आहात मित्रांनो, आपल्याला फार मोठी संधी आहे. सामाजिक, आर्थिक, आपण ह्या दोन्ही नाड्या आपल्याकडे आहेत. समाजामध्ये आपण वावरतो, पण दुर्दैवाने कधी कधी असा विचार येतो की आपण खरंच समाजात वावरून आपण समाजासाठी काय करतो. इतकी छान संधी आपल्या हातात असते, आपल्याकडे लोन असतं, गरीब आपल्या समोर येतात, पण कधी कधी आपण ते नाही करत. त्यावेळेला कृपया करून मला असं म्हणायचं आहे की प्रत्येक बँकर्सनी ती एक सामाजिक जाणीव समजून, सामाजिक बांधिलकी समजून त्यासाठी पुरेपूर आपला प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणजे खरा आपण जयंतीचा किंवा संकल्प करतो ते आपण पूर्ण करू शकतो. मी जास्त वेळ घेणार नाही, कारण की राहुलने सांगितलं की आपण ज्यांना आपण ऐकायला आलेलो आहोत तुमच्यात आणि त्यांच्यात मला जास्त वेळ थांबायचं नाही आहे. फक्त एवढंच मी पुन्हा एकदा विनंती करतो बँकर्स या नात्याने सगळ्या बँकर्सना की आपली जी जाणीव आहे, आपली ती संकल्पना आहे ती जोपासा आणि आपल्या समाजासाठी, आपल्या बंधुभावासाठी, आपल्या जो खचलेला मानव आहे त्याला उभारी देण्यासाठी जे काही आर्थिक मदत करता येईल नियमात बसून ते जरूर करा. आणि हाच आपल्या जयंतीचा खरा महत्त्वाचा मी तुम्हाला म्हणजे आपण साजरी करण्याचा उद्देश साजरा होईल असं मी म्हणेन. मित्रांनो, मला इथे जी संधी दिली त्याबद्दल मी संयोजकाचे आभार मानतो आणि मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब के 3 गुरु थे. उन्होंने अपना प्रथम गुरु सम्यक संबुद्ध को माना है. सम्यक संबुद्ध संबोधि प्राप्त करने पूर्व बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम कहलाए. बाबा साहब द्वारा लिखित बुद्ध एनिस धम्मा के प्रथम खंड में बोधिसत्व के गुणों का उन्होंने उल्लेख किया है, जैसे मुदिता, शुद्धता, तेजस्विता, अचल आदि. बुद्ध यानी संपूर्णता, बोधि यानी संपूर्ण ज्ञान. बोधिसत्व अपने कार्य से संपूर्ण जग प्रकाशमान करता है, लोक कल्याण करता है. शायद यही कारण है कि बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि दी गई. लोक कल्याणकारी राज्य की निर्मिति ये बाबा साहब का स्वप्न रहा है और इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए
भारतीय संविधान के भाग 4 में देश चलाने के मार्गदर्शक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज का उल्लेख है। अब मैं मंच पर श्री भूषण महाजन जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अल्प शब्दों में अपने विचार प्रकट करें। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि ज्यांच्या प्रेरणेतून, ज्यांच्या राज्यकारभारातून जे मौलाचं मार्गदर्शन घेऊन आपली घटना लिहिली, त्या महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महाराष्ट्रातले आणखीन एक थोर समाजसुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्यांच्यामुळे महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारताच्या कानाकोपऱ्यात शिक्षणाचा, विशेषतः स्त्री शिक्षणाचा पाया घातला गेला, अशा तिन्ही महामानवांना माझे विनम्र अभिवादन। मंचावर उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि आपल्याला सर्वांचे लाडके AGM श्री गोडकांते सर, ज्यांना आज आपण ऐकायला आलो आहोत आणि ज्यांची वेगळी ओळख करून द्यायची गरज नाही, कारण TV जर सुरू केला, न्यूज चॅनल कोणतेही सुरू केलं तर गेल्या कित्येक वर्षापासून ज्यांनी आपल्या अमोघ शैलीने आणि निपक्षपणे प्रत्येकाची बाजू मांडत जो राजकीय परिवेश आहे तो व्यापला आहे, असे आपल्या सर्वांचे लाडके श्री पुण्यप्रसून वाजपेयीजी, महाराष्ट्र सर्कलचे अध्यक्ष कॉम्रेड उदारामजी हेडाव, स्टाफ युनियनचे नागपूरचे DGS कॉम्रेड पोफळी, नागपूरचे व्हाईस प्रेसिडेंट कॉम्रेड महेश आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले नागपूरमधून आलेले सर्व कॉम्रेड बंधू आणि भगिनींनो, गेल्या 2 वर्षापासून कोविडचा सामना करताना आपल्याला काही सार्वजनिक कार्यक्रमांवरती पाणी सोडावं लागलं। जे महत्त्वाचे कार्यक्रम नागपूर नगरीमध्ये होत होते, मग ती अधिकाऱ्यांची संघटना असो की स्टाफ युनियन असो का वेलफेअर असो, यांच्या माध्यमातून जे कार्यक्रम व्हायचे ते कार्यक्रमांमध्ये कुठेतरी खंड पडला आणि हा निश्चितच आनंद होतोय की आपण कोरोनाचा जो काळ होता 2 वर्षाचा, तो काळ आता मागे टाकून आपण नवीन एक मार्गक्रमणा करतो आहोत आणि त्याचंच प्रतीक म्हणजे आजचा हा कार्यक्रम। कालच आपण सर्वांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 131वी जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी केली। बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांचं पूर्ण आयुष्य जर विचार केला तर वेगवेगळ्या पद्धतीने वेगवेगळ्या विषयात ज्यांची मास्टरी होती आणि वेगवेगळ्या विषयांना ज्यांनी टच केला होता किंवा आत्मसात केलं होतं, मला जर विचारलं तर 3 पैलू बाबासाहेबांचे, एक राजकीय, दुसरा सामाजिक आणि तिसरा आर्थिक। कदाचित आपल्याला फक्त राजकीय पैलूबद्दल आणि थोडं सामाजिक पैलूंबद्दल बरीचशी माहिती आहे, पण त्यांचा जो महत्त्वाचा एक पैलू होता आर्थिक, ज्यांनी आर्थिक योगदान जे दिलं भारताच्या इतिहासामध्ये, भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये, ते खरंच अतुलनीय आहे। आपल्या सर्वांची नियामक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया जी हिल्टन यंग कमिशनच्या रिकमेंडेशन नंतर स्थापन करण्यात आली, द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, ही रिकमेंडेड सो मेनी vital aspects, vital important recommendations to the committee, so that the Reserve Bank of India Act was enacted, and in 1935, and RBI was enacted. It was came into existence, and now today we can see that RBI, म्हणजे भारताचं जर पूर्ण आर्थिक चित्र जर आपण पाहिलं तर या आर्थिक चित्रामध्ये किंवा आर्थिक घडामोडीमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा सर्वात महत्त्वाचा वाटा आहे। आणि नागपूरचा जर आपण विचार केला तर नागपूरमध्ये रिझर्व्ह बँकेचं एक सर्वात मोठं ऑफिस आपल्या इथे आहे। नागपूरमध्ये मी आपल्या सर्वांसोबत होतो, 1.5 वर्षापूर्वी मी मुंबईला गेलो। नागपूरची जडणघडण राहुलने सांगितलं, पुण्यप्रसून वाजपेयी, आम्ही जेव्हा मग डिस्कस करत होतं, ही स्टार्टेड इज वन ऑफ द करियर इन हिज जर्नलिझम फ्रॉम नागपूर। ही वॉज द चीफ एडिटर ऑफ, ही लॉन्च लोकमत टाइम्स, लोकमत समाचार, which was Hindi edition of Lokmat Group in Nagpur in 1989. What I got from him during our discussions before the meeting. आणि दुसरा महत्त्वाचा पैलू राहुलने सांगितला सरांचा, जीवनसाथी नागपूरमध्ये मिळाला। आणि सर्वात महत्त्वाची जी जडणघडण असते
विद्यार्थी दशेतली ती सरांची जडणघडण या नागपूरमध्ये झाली. मित्रांनो, नागपूरची भूमी ही संघर्षाची भूमी आहे. बाबासाहेबांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून जी बुद्ध धर्माची दीक्षा घेतली ती आपली प्रसिद्ध दीक्षाभूमी नागपूरमध्ये आहे. त्यासोबतच आपले जेवढे काही कार्यक्रम होतात, ॲजिटेशन्स होतात, स्ट्राईक कॉल होतात, आपलं संघटना, मग ती आपली भारतीय स्टेट बँक अधिकारी संघटना असो किंवा ऑल इंडिया लेवलची ऑल इंडिया बँक ऑफिसर कन्फेडरेशन असो किंवा युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन, जी आपली सगळ्या बँकांची सगळ्या युनियनची अपेक्स ऑर्गनायझेशन आहे. वॉट एव्हर द कॉन्ट्रीब्युशन, वॉट एव्हर द ॲजिटेशन, स्ट्राईक कॉल्स, दोज हॅव बीन गिवन. द नागपूर इज द एपिसेंटर ऑफ दिस ऑल द ॲजिटेशन्स. आणि आणखीन एक महत्त्वाचा पैलू नागपूरचा म्हणजे बरेच लोक आपण कदाचित विसरलो आहोत, आपल्या ट्रेड युनियनला सर्वात जास्ती पाठिंबा जो मिळायचा तो मिळायचा कम्युनिस्ट पक्षांकडून. आणि कम्युनिस्ट पक्षांचे अर्धोहीव कॉम्रेड ए बी बर्धन यांची जन्मभूमी, यांची कर्मभूमी म्हणजे नागपूर. या सगळ्या गोष्टी इथे असताना निश्चितच त्याचा फायदा आपल्याला ट्रेड युनियनमध्ये झाला आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे जे आंदोलन आपण करतो त्या आंदोलनांमध्ये आपल्याला त्याचा फायदा झाला. मित्रांनो, दोन गोष्टी फक्त मी सांगू इच्छेल, कारण वेळ थोडा आहे, आपल्याला वाजपेयी सरांना ऐकायचं आहे. द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ बाबासाहेब फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री, दॅट वॉज व्हेरी इमेन्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. वन इन्सिडन्स I read in a book that when our first Prime Minister, he was just visiting a village and one of a lady, old lady, he got angry with him and he pulled up his collar and he said, Mr. Prime Minister, what the democracy has given to us. Pandit Jawaharlal Nehru smilingly said, democracy has given the right you to pull up the collar of a Prime Minister. That is the contribution of the democracy, and that democracy has given to us by Dr. बाबासाहेब आंबेडकर. 2014 म्हणजे आपण जर आता भारताचा इतिहास जर विचार करायचा वेळ आली किंवा पुन्हा लिहिला गेला तर कदाचित 2014च्या आधीचा आणि 2014च्या नंतरचा हे कदाचित थोडं राजकीय आहे, पण निश्चितच अशा पद्धतीने राजकीय इतिहास लिहिला जाईल. 2014मध्ये जेव्हा सत्ता परिवर्तन झालं आणि एनडीएची सत्ता आली आणि माननीय पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदीजी पंतप्रधान झाले, मला एक कार्टून अजून आठवते. एका पेपरमध्ये मी कार्टून पाहिलं होतं. आवर प्राईम मिनिस्टर वॉज फ्लाइंग इन अ एरोप्लेन अँड ॲट द सेम टाइम हू वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्राईम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, श्री राहुल गांधी, द वर्किंग प्रेसिडेंट, नाउ द वर्किंग प्रेसिडेंट, द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी, ही वॉज जस्ट ट्रॅव्हलिंग बेअरफूट, म्हणजे पदयात्रा काढत होते आणि त्याच्याखाली कॅप्शन होतं, व्हॉट डेमोक्रेसी टीचर्स, यू कॅन फ्लाय इन ए एरोप्लेन. म्हणजे तुम्ही लोकशाही तुम्हाला वरती नेऊ शकते, तुम्हाला विमानात बसवू शकते आणि तीच लोकशाही तुम्हाला पायी चालवू शकते. दॅट लोकशाही, दॅट डेमोक्रेसी इज द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. मित्रांनो, या सगळ्या गोष्टी करताना येडाव सरांनी सांगितलं कॉन्ट्रीब्युशन टू द सोसायटी, व्हॉट वी कॅन गिव्ह टू द सोसायटी, दॅट इज द इमेन्स कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ व्हॉट वी कॅन टेक द क्लू फ्रॉम द लाईफ ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. कारण आपण पुष्पमाला घालणे, हार घालणे, त्यांचा जय जयकार करणे, यासोबतच त्यांनी जी आपल्याला काही विचारधारा दिली आहे, त्यांनी जे आयुष्यभर आपल्याला शिकवलं आहे, त्याचा जर आपला कुठेतरी आपण उपयोग केला, पण आपण सुखवस्तू आहोत, आपण मध्यमवर्गीय, आपण एक चांगल्या आर्थिक परिस्थितीत आहोत, जर या गोष्टीचा जर आपण विचार केला आणि जर आपण कोणाच्या जर आयुष्यामध्ये प्रकाश टाकू शकलो, कोणाच्या जरी आयुष्यामध्ये जर आपण नवीन पहाट उगवू शकलो, तर मला वाटते ती निश्चितच बाबासाहेबांना एक चांगल्या प्रकारची श्रद्धांजली होईल. आणि तेच सगळं आपण आपल्या बँकेच्या माध्यमातून करू शकतो. बऱ्याचशा स्कीम्स असतात आपल्या बँकेच्या, ज्याद्वारे आपण आपल्याकडे जे लोक आहेत, गावामध्ये शेतकरी असो, शेतमजूर असो किंवा स्त्रिया असोत, सेल्फ हेल्प ग्रुप आहेत, SHG, या सगळ्यांना आपण बँकेच्या मार्फत मदत करू शकतो. माझी या निमित्ताने जशी येडाव सरांनी विनंती केली, आपल्या सर्वांना विनंती आहे, काइंडली कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसायटी बाय वे ऑफ सपोर्टिंग देम थ्रू आवर व्हेरियस स्कीम्स which are launched by the bank as well as the government of India. If we do this with commitment, devotion and hard work, then we can really accomplish the vision of Dr. Babasaheb Ambedkar in this country. मित्रांनो, आपण आयोजकांनी मला ही संधी दिली. खरं पाहता राहुलचा जेव्हा फोन आला होता की कार्यक्रमाला यायचं आहे आणि 2 वर्षानंतर जसं मी सांगितलं त्याच्यानंतर कार्यक्रमाची सुरुवात होते, तर खरंच आनंद झाला होता. आणि जसं वाजपेयी सर, जैसा आपका ससुराल यहाँ का है,
वैसा फॉर्चुनेटली हमारा भी ससुराल यहाँ का है, तो यहाँ के आने के लिए तो मन कभी भी ललचाता ही है. So that I readily accepted the invitation given by the comrade Rahul, and that's why we are here. I once again compliment the entire team of Nagpur, SBIs of Nagpur, for conducting this program in a grand fashion. I sincerely express my gratitude to all the comrades who have done lot of efforts to conduct this program. आणि ज्या पद्धतीने खरंच हा कार्यक्रम केला आहे, खरंच कौतुक वाटतंय. बऱ्याच दिवसानंतर इथे सगळ्यांना भेटायचा योग आला. पुन्हा आपण असे कार्यक्रम आता पुन्हा सुरुवात झाली आहे आणि पुढचे कार्यक्रम होतील हीच आशा या निमित्ताने मी व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. बाबा साहब के दूसरे गुरु रहे संत कबीरदास. बाबा साहब को निर्गुणवाद ने बहुत प्रभावित किया था. यही विज्ञान उन्हें बुद्ध के ज्ञान में मिला था. श्रावकों को दिए गए आदेश में बुद्ध ने शास्त्रवाद और व्यक्तिवाद का खंडन करते हुए अनुभूत ज्ञान पर जोर दिया था. उसे बाबा साहब ने कबीर के इस पद में देखा था, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी. इसमें कागज की लेखी में शास्त्रवाद और व्यक्तिवाद दोनों का खंडन है और आखिन देखी में अनुभूत ज्ञान है. और अनुभूत ज्ञान समझने के लिए बुद्धि का विकास आवश्यक है. इसीलिए बाबा साहब कहते हैं बुद्धि का विकास मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए. कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ. ज्ञान व्यक्ति के जीवन का आधार है और शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो गुर्राएगा. अब मैं श्री माधव पोफड़ी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपना विचार व्यक्त करें. भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार बोधिसत्व महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज व महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले जी, इनको शतशः नमन. मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और आज के प्रमुख अतिथि जो देश विदेश में परिचित सुपरिचित हैं, ऐसे ख्यातनाम पत्रकार जर्नलिस्ट माननीय पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, सामने उपस्थित सब अधिकारी वर्ग तथा बंधु और भगिनींनो, सर्वप्रथम बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती के निमित्त मैं स्टेट बैंक परिवार की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं, शुभेच्छा देता हूं. आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे जनरल सेक्रेटरी माननीय जगदीश जी श्रृंगारपुरे आने वाले थे, लेकिन गोवा में कुछ फेडरेशन का, स्टाफ फेडरेशन का कुछ प्रोग्राम है, इसलिए माननीय बनलीश जी भी वहाँ हैं, इसीलिए उनका यहाँ पर आना नहीं हुआ. लेकिन उन्होंने अपना शुभेच्छा संदेश भेजा है. मुझे पता है कि आप सभी माननीय पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का भाषण सुनने के लिए बेताब हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त शब्दों में कहूँगा. महामानव बाबा साहेब के बारे में बोलने के लिए मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब जब देश में या संसार में ऐसी परिवर्तन की ज़रूरत होती है, समाज परिवर्तन की ज़रूरत होती है, तो बाबा साहब समान पुण्यात्मा धरती पर जन्म लेते हैं. या ये आप ये कह सकते हैं कि ऑलमाइटी ऊपर जो उसको भगवान बोलिए, ऑलमाइटी बोलिए, वो किसी विशिष्ट हेतु के इसलिए जो पुण्यात्मा रहते, जो सोल हम बोलते, आत्मा, प्योर सोल, उनको हमारे बीच भेज के
एक पुश जो देना रहता है सारे संसार को, वो समाज परिवर्तन करने के लिए, वो पुश देने के लिए बाबा साहब समान पुण्य आत्माओं को धरती पर जन्म लेने के लिए आदेश देते हैं और वो अपना काम पूरा बखूबी से निभाते हैं। शायद इसीलिए हम उनको महामानव कहते हैं। आज के इस आयोजन के लिए सभी को फिर से एक बार मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन और स्टेट बैंक परिवार की ओर से शुभेच्छा देता हूं और सभी को यहाँ उपस्थित जो लोग आए उनको भी मैं अभिवादन करता हूं और ज़्यादा समय न लेते हुए मैंने जैसे पहले कहा कि वाजपेयी जी को सुनने के लिए आप बेताब हैं, मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बाबा साहब ने गौतम बुद्ध और संत कबीरदास के बाद राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले इनको अपना तीसरा गुरु माना है। आधुनिक भारत में शूद्रों, अतिशूद्रों, महिलाओं और किसानों के मुक्ति संघर्ष के पहले नायक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह आदि के लिए बहुत संघर्ष किया है। उसी तरह स्वतंत्र भारत के पहले कायदा मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए और उनको मौलिक तथा समानता का अधिकार प्राप्त हो, इसलिए हिंदू कोड बिल लाया, जिससे न केवल एक जाति विशेष तबके की महिलाओं का फायदा हुआ है, बल्कि भारत की हर महिला का फायदा हुआ है। विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता, विचारों पर चलकर ही बदलाव आता है। बाबा साहब का ये कथन हमें उनके विचारों पर चलने हेतु उनके विचारों का गहन अध्ययन करने की प्रेरणा देता है। और आज हम सब बेहद खुशनसीब हैं कि बेहद स्वतंत्र विचारधारा हमें मुख्य अतिथि के रूप में मिली है। ऐसी विचारधारा जो पानी के बहाव के विरुद्ध बहने से नहीं डरती। हमारे आज के मुख्य अतिथि वैसे तो इतने प्रसिद्ध ख्याति हैं कि वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी एक औपचारिकता स्वरूप इनके कार्यक्षेत्र को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। माननीय पुण्य प्रसून वाजपेयी जी पत्रकारिता के क्षेत्र के एक जानी मानी हस्ती हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इनका 29 साल से भी ज़्यादा का अनुभव रहा है। वाजपेयी जी ने विभिन्न प्रसिद्ध मीडिया एजेंसीज जैसे कि जनसत्ता, संडे ऑब्जर्वर, संडे मेल, लोकमत, जी न्यूज़ और एनडीटीवी के साथ काम किया है। उनका जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। इनके पिता श्री मणिकांत वाजपेयी जी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में एक ऑफिसर थे। इनकी प्रारंभिक और हाई स्कूल तक की शिक्षा मुजफ्फरपुर में हुई। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एमए इन पॉलिटिकल साइंस की डिग्री और डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन नागपुर यूनिवर्सिटी से हासिल किया है, जो कि हम सभी के लिए बेहद गौरव की बात है। उन्होंने अनेक प्रसिद्ध शो होस्ट किए हैं, जैसे जी न्यूज़ में प्राइम टाइम एंकर, एबीपी न्यूज़ में मास्टर स्ट्रोक, जय हिंद और सत्ता इत्यादि। सहारा समय, सूर्या समाचार जैसे चैनल्स पर एडिटर और एडिटर इन चीफ का कार्यभार संभाला है। सन 2015 में वाजपेयी जी भारत में ट्विटर पर प्रथम 10 पत्रकारों में से एक एक्टिव भारतीय पत्रकार रहे हैं। इनकी अभी तक 6 किताबें प्रकाशित हुई है। राजनीति मेरी जान, डिजास्टर मीडिया एंड पॉलिटिक्स, संसद, लोकतंत्र या नज़रों का धोखा, आदिवासी पटाडा, आरएसएस संघ का सफ़र 100 वर्ष और इतर। साथ ही साथ ये कई हिंदी समाचार पत्र व साप्ताहिकी में लेख लिखते हैं। सन 2001 में जब भारतीय संसद पर हमला हुआ, तब इन्होंने 5 घंटे की खंडहीन लगातार एंकरिंग की और उसके लिए इन्हें सारे दुनिया में सराहा गया है। सन 2006 और 2008 में हिंदी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए इन्हें पत्रकारिता का नामांकित पुरस्कार
रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह भारत के एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें टीवी और प्रिंट मीडिया के लिए ये पुरस्कार 2 बार मिला है। अब मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी जिनको सुनने के लिए हम सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। श्री पुण्य प्रसून वाजपेयी जी। कैमरा जरूरी है कि विचार जरूरी है, तय कीजिए। टेलीविज़न के लोग अक्सर कहते हैं कैमरे के हिसाब से चलिए, और इस देश में क्या हालत हो गई है कैमरे की, ये बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए थे तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कुछ एक्सपीरियंस को बता रहे थे। उनका विषय इकोनॉमिक्स ही था। तो उस दौर के कुछ ऐसे लोग भी वहां मौजूद थे जिन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार मिला इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। कुछ ने सवाल किए, कुछ ने कुछ फैक्ट्स पर उंगली उठाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अगर फैक्ट्स सही ना हो तो मैं इस विषय को छोड़ दूंगा। और हमें ऐसा लगता है कि आप जब कोई बात करें तो वो तथ्यों के साथ करें। हम जिन चीज़ों का जिक्र आज आपसे करने वाले हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की जो राइटिंग एंड स्पीचेस है, जो अलग अलग खंडों में प्रकाशित हुई है, उसमें जो लिखा गया है कमोवेश उसी का एक हिस्सा है, जिसे मौजूदा वक्त से जोड़ने की जरूरत भी है। और 1956 के बाद से 2022 में जब हम खड़े होते हैं तो उन्हें किस दृष्टिकोण से देखा जाए, समझा जाए, और एक लकीर खींचने की कोशिश जरूर कीजिएगा। भारत की हर राजनीतिक सत्ता बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से घबराती क्यों है? वो नेहरू की सत्ता हो या मौजूदा वक्त की सत्ता हो, घबराती रही है। वजह क्या है, आज हम इसे टटोलने की कोशिश करेंगे। बहरहाल, मंच पर विराजमान तमाम जो सीनियर बैंक के अधिकारी हैं और सामने जो तमाम एसबीआई का पूरा परिवार है, और नागपुर का मतलब बाबा साहब अम्बेडकर की मौजूदगी का एहसास और उनके विचारों के आसरे शायद उस अनुभव को जीना है जिस अनुभव को हमने पूजना तो शुरू कर दिया लेकिन उन विचारों से दूर होते चले गए। और ये एक बड़ा सवाल है, कोई ऐसा शख्स, वामपंथियों की भाषा में कहेंगे तो सर्वहारा में सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ शख्स, सामाजिक तौर पे परखेंगे तो भारत के समाज के भीतर में जो आखिरी पायदान नहीं बल्कि हाशिए पर जो तबका धकेल दिया गया, वहां से निकला हुआ शख्स, एक ऐसा शख्स जो वायसराय की काउंसिल का सदस्य भी बन जाता है, एक ऐसा शख्स जो भारत के संविधान निर्माता के तौर पर जिनकी पहचान भी हो जाती है, एक ऐसा शख्स जो संविधानवाद के चौखटे के भीतर काम करते हुए वह बार बार पूंजीवादी लोकतंत्र का खोखलापन दिखलाते भी हैं। वह चौखटा, उस जो संविधानवाद का चौखटा है जिसको संरचना भारतीय राजनीतिक सत्ता करना चाहती थी,
उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे होना चाहिए इसका स्वप्न भी वो देखते हैं और दिखाते हैं। राजनीतिक समानता को वह स्वतंत्रता नहीं मानते हैं, वो आर्थिक समानता का जिक्र करते हैं और आर्थिक विषमता के दूर ना होने पर पीड़ित जन इस लोकतंत्र की इमारत को धराशायी भी कर सकता है। यह बात उनके उस राइटिंग एंड स्पीचेस के हर पन्ने पर उभरती हुई आपको दिखाई देगी। सवाल यह है कि बाबा साहब अंबेडकर को देखें कैसे? क्या उनको यह मान लें कि वो विधि विशेषज्ञ थे, अर्थशास्त्री मान लें, इतिहास विवेचक मान लें, धर्म और दर्शन को लेकर उस शख्स की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है, इसे मान लें, विवेकवादी मान लें, वैज्ञानिक मान लें, क्या मान लें? यह सवाल इसलिए है क्योंकि जिस वक्त वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए तो जो पहला सेमिनार पेपर था उनका, उसमें जिस शख्स ने उनको इंट्रोड्यूस किया, अब आप सोचिए हम आपको कितनी पहले ले गए हैं, और भारत में उनको लेकर जिक्र जब होता है तो संविधान निर्माता के तौर पर ही होता है। और उस समय ना भारत को आज़ादी मिली थी, ना नेहरू ने कोई प्रस्ताव भेजा था कि भारत के संविधान को लेकर आप कैसे क्या करेंगे। वह तो एक छात्र के तौर पर थे, लेकिन देखिए उसमें एक लाइन में जिक्र है जो बाबा साहब अंबेडकर का परिचय दिया जाता है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फेमिनिज्म, कास्टिज्म, पार्टीशन, फाइनेंस, पोवर्टी, एंथ्रोपोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन, कम्युनलिज्म, फिलॉसफी, थियोलॉजी, इन सब के जानकार और पैरोकार इस वक्त हमारे पास उपलब्ध है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। कल्पना कीजिए किस तरीके से उस दौर में भी उनकी पहचान रही। और मेरे ख्याल से बाबा साहब अंबेडकर जिस कालखंड में आए, उस कालखंड में आपको महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल सब निकलकर आपके सामने आंखों में तैरने लगेंगे। लेकिन फिलॉसफिकली और इंटेलेक्चुअली और सही मायने में भारत के अर्थशास्त्र को भारत की जनता से जोड़ने का प्रयास और उसको कागज पर उतारते हुए इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनकी तमाम राइटिंग्स में ये बात खुले तौर पर निकल कर आती है। एक सवाल बार बार आता है, अगर बाबा साहब अंबेडकर यकीनी तौर पे भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो क्या होता? इस सवाल को लेकर बहुत चर्चा हुई और जब जब भारत के सामने संकट आया है, वो संकट इंडियन सोशलिज्म का हो सकता है, वो संकट इंडियन गांधीज्म का हो सकता है, वो संकट पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर हो सकता है, वो संकट मंडल और कमंडल के दौर में भी उभरा था, और वो संकट मौजूदा वक्त में जब बैंकों को बेचने की प्रक्रिया में सरकार लाकर देश को खड़ा कर चुकी है, तब भी उनकी इकोनॉमिक्स को लेकर कुछ सवाल बार बार फिलॉसफिकली इस देश नहीं दुनिया भर में उठ रहे हैं। क्या भारत की नींव में कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जो राजनीतिक तौर पर प्रभावित कर रही थी? और बाबा साहब अंबेडकर जिन बातों को राइटिंग में, सवाल ये नहीं है कि उनके भाषणों का जिक्र है, सवाल ये है कि कागज पर जो दस्तावेज के तौर पर दर्ज है, अगर उस फिलॉसफी को आत्मसात कोई व्यक्ति कर सकता था तो वह बाबा साहब अंबेडकर कर सकते थे। ये एक फैक्ट है। और दूसरा फैक्ट है, तो दूसरे लोगों ने क्यों नहीं किया? जो छोटे और सीमांत किसानों का अभी हम जिक्र करते हैं ना, मौजूदा वक्त में जब प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं और किसान सम्मान निधि का जिक्र करते हैं, तो जो लैंड होल्डिंग है और एग्रीकल्चर को कैसे कोऑपरेटिव से भी जोड़ना है और इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैरेलल में एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी, इसको लेकर भी बाबा साहब अंबेडकर उस दौर में जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस दिशा में आपको बढ़ना चाहिए। और उन बातों का जिक्र आज की तारीख में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो गाहे बगाहे कुछ चेहरों और कुछ शब्दों के जरिए
उस फिलॉसफी का जिक्र निकलकर जरूर आया जो पंजाब के किसानों ने किया। यकीनन जिक्र हम कहाँ 60-70 साल पुरानी परिस्थिति को लाकर मौजूदा वक्त से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये होता है कि आज की तारीख में जब हम आपसे कोई बात करें और भविष्य में वही चीज़ें परिलक्षित होने लगे, क्या हमारे पास कोई ऐसा नेता है मौजूद, उसने सोचा है क्या? या जिस काल में नेहरू ने जो भी पॉलिसी डिसीजन लिए, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा जरूर दिया, इंदिरा गांधी ने भी अपने तौर पर नेशनलाइजेशन किया है, जनता पार्टी की सरकार तो अपने में उलझी रही। लेकिन इस सफर पे जब आप चलेंगे तो आप एक चीज हमेशा जहन में रखिए, क्या किसी ने आर्थिक समानता की बात की? और नहीं की तो क्यों नहीं की? बहुत ही फैक्टफुली बाबा साहब अंबेडकर अपनी राइटिंग्स में इस बात का जिक्र करते हैं। और जो संकट भारत के सामने जब पहली बार आया था इकोनॉमी का 1991 में, और उस समय पीवी नरसिम्हा राव ने जब रुपए का डिवैल्यूएशन किया था, और मौजूदा वक्त में हम लोगों ने डीमोनेटाइजेशन देखा, नोटबंदी का दौर भी देखा, और बार बार एक सवाल भी उठता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी डॉलर है और पेट्रो डॉलर के आगे तो कुछ चीज़ें चल नहीं पाएंगी। वो कौन सी स्थिति थी जो बाबा साहब अंबेडकर उस समय कह रहे थे कि अपनी करेंसी को आप कागज के पन्नों से मत जोड़िए, उसको गोल्ड से जोड़ने की कोशिश कीजिए? क्योंकि 1950 में जो आप 10 ग्राम सोना खरीदते थे, 1991 में जो 10 ग्राम सोना खरीदते थे और आज जो 10 ग्राम सोना खरीदते हैं, उस वक्त रुपए की वैल्यू 91 में रुपए की वैल्यू और आज की रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले ही सही। तो क्या बाबा साहब अंबेडकर जान रहे थे कि ये जो अंग्रेजी परस्त होकर या ब्रिटिश परस्त होकर हम जो कागज की अर्थव्यवस्था की दिशा में जा रहे हैं, वो आने वाले वक्त में चंद हाथों में सिमटती चली जाएगी, और जिसके हाथ में रुपया भी होगा उस रुपए की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि फिर उसने जो 10 साल पहले कमाया होगा 10 साल के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। कमाल की समझ है उस वक्त को अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखना आप शुरू कीजिए। गोल्ड से करेंसी को जोड़ने की सोच भारत में क्यों नहीं आ पाई? 47 टन सोना 1991 में बैंक ऑफ इंग्लैंड भेजा गया था, जिसके बाद 400 बिलियन डॉलर भारत में आया और इकोनॉमी को उस पटरी पर ले जाने का प्रयास किया गया, और आई भी, मार्केट इकोनॉमी आ गई, इकोनॉमिक रिफॉर्म हो गया। लेकिन बार बार लौटिए उस शख्स के पास जिस शख्स को आप याद करते हैं और नागपुर में बार बार महोत्सव की तरह मनाते हैं हम लोग। आखिर उनके जहन में यह सवाल क्यों था कि आने वाले वक्त में भारत एक ऐसी परिस्थिति में आ सकता है जहां पर जिस तबके के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं उसकी परिस्थितियां मजलूम और गुलाम की तरह हो जाएगी? इसका वैकल्पिक शब्द आप वोट बैंक भी कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया है। वो क्यों कह रहे थे कि राजनीतिक तंत्र में हिस्सा लेने भर से काम नहीं चलेगा, उस तंत्र को आपको संभालना होगा। पॉलिटिकल पार्टी बनाइए और उस तंत्र को आर्थिक समानता से जोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। क्यों कह रहे थे वो? क्या उनको पता था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया फेल हो जाएगी, मायावती फेल हो जाएगी? इस देश में 21 पॉलिटिकल पार्टीज है जो दलितों के नाम पर चलती है, उनका कोई महत्व नहीं बचेगा और उसी राजनीतिक सत्ता के सामने वो पॉलिटिकल पार्टी नतमस्तक हो जाएगी। उस समय क्या वो जान चुके थे? एक बड़ा सवाल है। हम एक ऐसे शख्स को याद करना चाहते हैं जो शख्स 1930, 1940, 1950, 1960 के शुरुआती दौर तक में अपनी और दीक्षा भूमि में जो उनका भाषण है, उस भाषण को कभी पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ा होगा आपने, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके सामने इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर इतने सवाल उठ जाएंगे, आप कहेंगे अच्छा ये वो शख्स है जो संविधान निर्माता है और बता रहा है, और आखिरी भाषण में उसने जिक्र भी कर दिया अगर लागू नहीं करोगे तो ये कागज के पन्ने में तब्दील हो जाएगा, और ये स्थिति आ गई, इतनी जल्दी आ जाएगी। उनके आखिरी भाषण में यह जिक्र है, अगर इंप्लीमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं किया गया लोग इसे कागज का पन्ना मानेंगे। बड़ी मुश्किल सवाल है ये।
हम किस स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं। उनका धर्म से भक्ति को लेकर भी संवाद है और राजनीति से भक्ति को लेकर भी उनका संवाद है। वो बताते हैं कि आस्था क्या होती है और आस्था का शुद्धिकरण धर्म में भक्ति के साथ कैसे उभरता है और राजनीति में भक्ति कैसे तानाशाही और करप्ट बनाती है, इसका जिक्र भी वो उसी समय कर रहे हैं। हम लोग तो मौजूदा वक्त में सिर्फ एक मूक दर्शक के तौर पर चीज़ों को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति तो कल्पना के परे है कि कौन, हमें नहीं याद आता है कि कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से चीज़ों को बता पाए, या वो वाकई, हमें लगता है कि जो उनकी स्पीचेस एंड राइटिंग का जो पूरा खंड है, उसको भारत के भीतर में पॉलिटिकल साइंस नहीं बल्कि इतिहास के छात्रों को भी अगर पढ़ने दिया जाए और कहा जाए, और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज और देश की जितनी लाइब्रेरीज है वहाँ पर रखकर उसको एक सब्जेक्ट का हिस्सा बना दीजिए, तो देखिए नई पीढ़ी कैसे तैयार होती है। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की महत्ता और उसकी ताकत क्या हो सकती है, इसका जिक्र वह आज़ादी से पहले कर भी रहे हैं और आज़ादी के बाद बता भी रहे हैं, लेकिन वो डर भी रहे हैं जो राजनीति भारतीय समाज को अपनी राजनीतिक बिसात पर प्यादा बनाने के लिए तुली हुई है। खुले तौर पर इसका जिक्र वो अपने राइटिंग्स में करते हैं। हम लोग संविधान का पाठ कर रहे थे। संविधान कहाँ पर है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियत तथा समर्पित करते हैं। हमसे पहले भी इसका पाठ किया गया, बाबा साहब अंबेडकर ने भी इसका पाठ किया था और फिर उसके बाद उन्होंने यही लाइन कही थी, याद रखिएगा, जो लिखा जा रहा है उन शब्दों पर इस देश को चलाने की हिम्मत राजनीतिक सत्ताओं में होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये कागज के पुर्जे की तरह खो जाएगा। क्या इस स्थिति में हम लोग सोचना कुछ चाहते हैं? पिछले दिनों सीएए और एनआरसी का जिक्र किया गया। अब आप कल एनएससी का जिक्र किया गया, अब आप नागरिकता का सवाल है। ये संविधान के भीतर नागरिकता को 4 शब्दों में बखान किया गया, 4 लाइनों में इस बात का जिक्र किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जो प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा, भारत का नागरिक होगा। पूरे माइनॉरिटी कम्युनिटी में ये सीएनआरसी आया तो हड़कंप मच गया। दस्तावेज कहां से लाएंगे, क्या दिखाएंगे? ये दस्तावेज देखेगा कौन? और जो देखने वाला शख्स है, क्या हम उसके धर्म और उसकी जाति पर सवाल उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि सत्ता का मतलब संविधान की शपथ लेकर कानूनी तौर पर कार्रवाई करना है। और संविधान अगर कानून को लागू कराते वक्त गायब हो जाए तो जिम्मेदारी लेगा कौन? यह सवाल झटके में पार्लियामेंट के भीतर भी गायब हो गया और झटके में सड़क पर आंदोलन करने वाले लोगों के बीच से भी गायब हो गया। ध्यान दीजिए, हम लोग धीरे धीरे अभ्यस्त हो रहे हैं और इस अभ्यस्त होने की प्रक्रिया में हम तो आज कह रहे हैं 2022 में बाबा साहब अंबेडकर इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और इस पार्लियामेंट को लेकर जो सवाल उठाते हैं, इसकी शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं। उस समय से भी कर सकते हैं जब साइमन कमीशन भारत आया था 1927। भारत के भीतर में जो संवैधानिक सुधारों की संभावनाओं को टटोलने के लिए वो आया था। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे आपके जहन में होंगे, लेकिन क्या आपको पता है उस साइमन कमीशन के सामने बाबा साहब अंबेडकर क्यों खड़े हो गए थे?
उन्होंने बकायदा इसको जिक्र किया, डॉक्यूमेंटेड जिक्र है इसका। राइटिंग एंड स्पीचेस के खंड 3 के पन्नों पर जाइए, जो 101 पन्ना है, उसमें पेज 13 और 14 में जिक्र है इसका। अंबेडकर कहते हैं साइमन कमीशन से, क्या कहते हैं? दलितों का अल्पसंख्यक रूप में अब तक इसलिए छिना रहा है, दलितों का अल्पसंख्यक रूप अब तक इसलिए छिना रहा है कि वे हिंदू समाज में गिने जाते थे। वास्तविकता यह है कि हिंदू समाज और दलितों को जोड़ने वाली कोई कड़ी नहीं है। जिस आधार पर अल्पसंख्यक मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसी आधार पर हम अपने लिए भी प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। बालिक मताधिकार का चलन हो तो हम अपने लिए आरक्षित सीटें चाहते हैं। साइमन कमीशन कहता है यदि बालिक मताधिकार का चलन ना हो तो बाबा साहब कहते हैं तब हम पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करेंगे। इसके सिवा हम सुरक्षा के कुछ और उपाय भी चाहते हैं। तब कमीशन एक और सवाल करता है, कहता है कि क्या आपका कहना है कि ऊंची जाति के हिंदू संतोषजनक ढंग से आपके हितों की रक्षा नहीं कर सकते? बाबा साहब अंबेडकर 1927 में कह रहे हैं। यह एक आधार है, पर वास्तविकता बस यह है कि हम हिंदू समाज के अंग नहीं है। और इसको वो 1956 में दीक्षा भूमि में दोहराते हैं बड़े शालीनता के साथ। और दिल्ली में बैठी हुई राजनीतिक सत्ता से जब इस पर प्रतिक्रिया मांगी जाती है तो वो कहते हैं पार्लियामेंट में जवाब देंगे, और पार्लियामेंट में भी खामोशी बरती जाती है। शब्दों की ताकत है या भारतीय समाज के भीतर के उस समुदाय की ताकत है जिस समुदाय के भीतर वाकई इतनी ताकत रही और उसकी संघर्षशील परिस्थितियां ऐसी रही जो भारतीय राजनीति को बदलने की ताकत रखता था। और बाबा साहब चाहते थे कि वह एक ऐसे संगठनिक राजनीतिक तंत्र के तौर पर खुद को विकसित कर ले। क्या यही बात थी? हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जाएगा, यह स्थिति हो सकती है। क्योंकि बाबा साहब की ताकत को समझना है तो इस बात से भी समझिए कि 13 दिसंबर 1946 नेहरू ने संविधान सभा में जब संविधान के उद्देश्यों के बारे में अपना प्रस्ताव पेश किया, खामोशी बरती हुई थी, कोई खड़ा नहीं हुआ। तब अंबेडकर ने खुले तौर पर उस प्रस्ताव की आलोचना की। 46 का जिक्र हम कर रहे हैं, 13 दिसंबर। उनका कहना था कि समाजवादी के रूप में इनकी जो ख्याति है, वो जिक्र नेहरू जी के बारे में कर रहे हैं, उसे देखते हुए ये प्रस्ताव निराशाजनक है। जिस शख्स के बारे में तय हो चला था वो प्राइम मिनिस्टर होगा, उस शख्स की खुले तौर पर आलोचना उसी सभा में कर रहे हैं। हमें आपका प्रस्ताव ठीक नहीं लगता है। मौजूदा वक्त में किसी में कोई ताकत है ऐसी क्या खड़ा होकर कह सकता है? इंटेलेक्चुअली कहे, सोसाइटी की समझ के साथ कहे, कोई खड़ा होगा क्या? XYZ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता का जिक्र कर लीजिए, ये मत कहिएगा वो CBI और ID से डर रहा है, उस पर मत जाइएगा। लेकिन अब देखिए वो कहते क्या है, यह भी समझिए जरा। मैं आशा करता था, आलोचना करने के बाद उन्होंने जो शब्द कहे वो सुनिए। मैं आशा करता था कोई ऐसा प्रावधान होगा जिसमें राजसत्ता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय को यथार्थ रूप दे सके। आशा करता था प्रस्ताव बहुत ही स्पष्ट शब्दों में घोषित करे कि देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय हो। इसके लिए उद्योग धंधों और भूमि का राष्ट्रीयकरण होगा, नेशनलाइजेशन, इंडस्ट्री का भी और जमीनों का भी, जिस पे किसान खेती करता है। उस जमीन को कोई बेच नहीं पाएगा, कोई खरीद नहीं पाएगा, और किसानों को ये हक मिलेगा अपने तौर पर कि वह अगर किसानी कर रहा है तो ये नहीं है कि मार्केट का ऐसा दबाव आ जाएगा जहां पर किसान के सामने कोई अल्टरनेटिव ही नहीं बचा। ये स्टेट का काम है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज कराइए और खुले तौर पर ऐसा प्रस्ताव रखिए। बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं इस बात को। जब तक अर्थतंत्र समाजवादी अर्थतंत्र ना हो तब तक मैं नहीं समझता कोई भावी सरकार जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करना चाहती है वो ऐसा कैसे कर सकेगी। राइटिंग एंड स्पीचेस बाबा साहब अंबेडकर के खंड 5 में 253 नंबर पेज पे ये दर्ज है।
इन पन्नों को दोबारा पढ़ने की जरूरत मौजूदा वक्त में क्या पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए लोग सोच नहीं पाएंगे कि उन्हें पढ़ना चाहिए? घबराते हैं, यकीन जानिए घबराते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी ताकत है उस समुदाय को मिलने वाली, और ये एक ऐसा सिस्टम है भारत के भीतर के उस इकोनॉमिक रिफॉर्म और कैपिटलिज्म के समानांतर जो भारत में, सवाल इस देश में कम्युनिस्टों का नहीं है जिन्होंने सर्वहारा का जिक्र किया या किसानों का जिक्र किया, जी नहीं, उस इकोनॉमी से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब अंबेडकर खुले तौर पर कार्ल मार्क्स को भी चेतावनी देते हैं और लेनिन को भी चेतावनी देते हैं अपने वक्त में। वो इसको कहने से नहीं चूकते हैं कि इसको मत सोचिए कि मजदूर एक वर्ग के तौर पर देख लिया जाए और रोटी की चिंता छोड़ दे, बिना रोटी के मौत इस देश में होती है, हमें रोटी की चिंता करनी होगी। बाबा साहब अंबेडकर खुले तौर पर इसका ऐलान करते हैं। तो सवाल है कि जिस विचारधारा को लेकर भारत के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया, उस राजनीतिक प्रोसेस में बाबा साहब के विचारों को क्यों खो दिया गया, और क्या ये एक साजिशन किया गया है? और दूसरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज धीरे धीरे दलितों की पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलाकर उसे संभाले हुए पॉलिटिकल लीडरों को अपने साथ खड़ा करके क्यों खुश हो जाती है, जबकि आर्थिक तौर पर ज़्यादा विपन्नता 1956 के मुकाबले मौजूदा वक्त में दलितों की जनसंख्या के साथ जुड़ी है। चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे हायर एजुकेशन का मामला हो, आज भी उनके प्रति जो समाज की नज़र है और राजनीतिक सत्ता के कानून के आंख के नीचे, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। एनसीआरबी के डाटा उठाइए, नेशनल क्राइम ब्यूरो के डाटा को उठाइए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा है, वो लगातार बढ़ते कैसे चले जाते हैं, और इस देश में कोई आवाज क्यों नहीं होती है? जवाब बाबा साहब अंबेडकर से ही आपको मिलेगा, कोई दूसरा पॉलिटिकल लीडर कहने की हिम्मत नहीं करेगा। बाबा साहब अंबेडकर इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर, खंड 10 है राइटिंग एंड स्पीचेस का, पेज नंबर 107, 108, 109, 1943 इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की तरफ से एक आयोजित सभा की गई थी। उसमें बाबा साहब को भाषण देना था, जिसका जिक्र वो कर रहे हैं, और उसका जिक्र उस खंड में आपको दस्तावेज के तौर पर मिल जाएगा। और क्यों हमने जिक्र किया कि पार्लियामेंट घबराती है बाबा साहब अंबेडकर से? कुछ मुख्यमंत्री तस्वीरों को चस्पा कर सकते हैं दीवारों पे, लेकिन विचारों को नहीं आत्मसात करेंगे, ये दिमाग में रखिएगा। 14 अप्रैल कल ही था, और कल दिल्ली के अखबारों में इस देश की राजनीतिक सत्ता के जरिए बाबा साहब अंबेडकर की याद में जयंती को लेकर एक एक पेज के विज्ञापन छपे थे, और उस विज्ञापन के भीतर में दर्ज था, हमने इतने दलितों को मकान दे दिए, हमने इतने दलितों को ये मदद दे दी, इतना ये दे दिया। हमारे पास एक रिसर्च टीम है, हमने उस रिसर्च टीम से कहा जरा पता तो लगाओ, इस देश के भीतर में अगर पुराना नहीं मिल पाए तो भी बीते 20-30 साल में जितने प्राइम मिनिस्टर हुए, सबने दलितों को लेकर जो भी वेलफेयर योजना बनाई है, उसके दायरे में भारत के कितने दलित आते हैं, और अगर वाकई वो योजना उन तक पहुंच जाती तो क्या होता। कल जो विज्ञापन छपा दिल्ली के अखबारों में, उस विज्ञापन के दायरे में इस देश के लगभग 12 करोड़ दलितों को तो 5 सितारा जीवन जीना शुरू कर देना चाहिए था। और अगर बीते 30 बरस में तमाम प्रधानमंत्रियों द्वारा किए गए ऐलानों को जब हमारी टीम ने रिसर्च कर निकाला, तो आप जानकर हैरत आ जाएंगे, जो प्रति व्यक्ति इस देश की सरकार की जो आय है और जो इस देश का सोशल इंडेक्स है, इन दोनों के एट पार हमारा पूरा दलित समाज को रहना चाहिए था। नागपुर के भीतर बस्तियों में घूमिए, चाहे वो इंदौरा की बस्ती हो या कोई बस्ती हो, वहाँ की आर्थिक सामाजिक हालत को देखिए, और फिर सरकार की नीतियों द्वारा उनको दी जाने वाली राहत की रकम को देखिए, और कितनी बड़ी तादाद में उनको क्या दिया जा रहा है। जब सबका गुना भाग करके निकालिएगा तो आपके जहन में एक सवाल आएगा, ये पैसा जाता कहाँ है? जो ऐलान होता है वो इन लोगों तक पहुँच क्यों नहीं पाता है? या क्या वाकई एक कुएं के समान की परिस्थिति आ गई है जिसमें योजनाएं डालती चली जाएं और कुछ नहीं निकलेगा? ये देश ऐसा है क्या? जी नहीं, ये देश ऐसा नहीं है। इस देश में किन किन तबकों को किस किस रूप में राहत दी गई, और जो राहत
उस तबके को दी गई जो कि पूंजी से पूंजी बनाने की कला में माहिर है, उसका नेटवर्थ क्यों बढ़ता चला जाता है। और भारत के भीतर में जो पार्लियामेंट्री होता है वो 5 साल सत्ता में रहता है तो उसका एवरेज लगभग 200% बढ़ जाता है, जबकि भारत के भीतर में एवरेज जो है वो 18% बढ़ता है और दलितों का एवरेज 1.3% बढ़ता है। कौन सी स्थिति है? क्यों हम लोग सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं और पार्लियामेंट के भीतर क्यों ये सवाल खड़े नहीं होंगे? तो हम आपको लिए चल रहे हैं 1943, जिसमें वो जिक्र करते हैं। इस डॉक्यूमेंट में, जिसका हमने कहा राइटिंग एंड स्पीचेस में, खंड 10 है, पेज 107, 108, 109 है। हर देश में संसदीय लोकतंत्र के प्रति असंतोष क्यों है, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। भारत को सोचना होगा। भारत तो इसी संसदीय लोकतंत्र को पाने की की जरूरत को कह रहा है, और संसदीय लोकतंत्र से क्या सावधान रहने का वक्त आ गया है। यानी भारत जिस संसदीय लोकतंत्र की दिशा में बढ़ चुका था आजादी के मद्देनजर, वो 1943 में सवाल कर रहे हैं। सोच लीजिए, सावधान हो जाइए। बड़ा जश्न मना था 1947 में। महात्मा गांधी कलकत्ता के अंधेरे कमरे में बैठे हुए थे, राजगोपालाचारी पहुंचे थे उनके पास। ये कहने के लिए पहुंचे थे, बिल्डिंग में रोशनी कर दें क्या? उन्होंने कहा था, नहीं नहीं, रोशनी मत करो, आज़ादी मिल तो गई है लेकिन ये जनता तक नहीं पहुंच पाएगी, हम जानते हैं इस बात को। गांधी भी समझ रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर खुले तौर पर बोल रहे हैं। गांधी खुले तौर पर बोलने से इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी से वो जुड़े हैं। राजनीतिक सत्ता को उन्होंने मनन करके प्रधानमंत्री तक, मान लीजिए, नेहरू को पहुंचाया, और जो देश में हुआ। लेकिन चिता रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर, एकमात्र पॉलिटिशियन हिंदुस्तान का जो चिता रहा है लगातार, लेकिन फैक्ट के साथ चिता रहा है। ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हो रही हैं। संसदीय लोकतंत्र इसलिए असफल हुआ कि वह आम जनता के लिए स्वतंत्रता, संपत्ति और सुख शांति का जीवन सुनिश्चित नहीं कर सका। समाज में जो आर्थिक असमानताएं हैं उनकी तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया। आज़ादी से पहले ये शख्स बोल रहा है दुनिया भर के डेमोक्रेटिक स्टेट्स को लेकर, और हम आज इस बात को महसूस कर रहे हैं बोलते हुए। कैसा लग रहा है? वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सा शख्स है जो इन बातों को उस समय समझ रहा है? आगे देखिए, इस संसदीय लोकतंत्र ने शहजोर को मौका दिया, यानी जो ताकतवर है उसको मौका दिया। वो कमजोर को ठगता रहा, गरीबों के विरुद्ध आर्थिक न्याय बढ़ता रहा। 43 में जिक्र हो रहा है, खुले तौर पर हो रहा है। जो पद दलित और संपत्तिहीन वर्ग थे उनके विरुद्ध वह आर्थिक अन्याय होता रहा। जहां सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र ना हो वहां राजनीतिक लोकतंत्र सफल हो ही नहीं सकता है। और इसके बाद उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर देने शुरू किए। कमाल की स्थिति है। इसका जिक्र क्यों नहीं हुआ पार्लियामेंट के भीतर में? और जो लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाकर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर पहुंचे, उन्होंने जिक्र इन बातों का क्यों नहीं किया? हमने 3 मूर्ति की लाइब्रेरी में चीजों को परखने की कोशिश की। बड़ी लंबी बहस है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की और नेहरू की, 3 आने बनाम 16 आने की समानता को लेकर किसी ने कोट बाबा साहब अंबेडकर को नहीं किया। सोशलिज्म पर चर्चा हो रही थी, भारत में समानता का जिक्र था, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं था कि बाबा साहब अंबेडकर किस बात को लेकर चिता रहे हैं। पार्लियामेंट के भीतर उन कोट्स की जिक्र आपको नहीं मिलेगा। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में भी आपको नहीं मिलेगा किसी पॉलिटिशियन ने इस बात का जिक्र 1956 के बाद पार्लियामेंट के भीतर किया हो। नहीं किया है साहब। क्या करेंगे आप? लोकतंत्र समानता का दूसरा नाम है। बाबा साहब अंबेडकर बाद में इसको कहते हैं, उससे पहले एक लाइन और कहते हैं, सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र वह रग रेशे हैं जो हमारे खून जिस धमनियों में दौड़ता है ना, वो रग रेशे हैं जिनसे राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित होता है। यह रग रेशे जितने मजबूत होंगे उतना ही शरीर मजबूत होता है। खुले तौर पे बतला रहे हैं, आपकी धमनियां कमजोर, शरीर खत्म। तो आपने जब सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की तरफ से आंखें मूंद ली हैं, तो फिर किस डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का आप जिक्र कर रहे हैं? खुले तौर पर वो कहते हैं। और फिर कहते हैं लोकतंत्र समानता का दूसरा नाम है। संसदीय लोकतंत्र ने स्वतंत्रता के लिए बहुत उत्साह दिखाया, लेकिन समानता के प्रश्न की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। स्वतंत्रता
समानता को ही निगल गई। कमाल की स्थिति और कमाल की स्पीच है ये जो बाबा साहब अंबेडकर जिक्र कर रहे हैं। क्या हम इन बातों को दोहरा पाने की स्थिति में उस लोकतंत्र के मंदिर के भीतर भी नहीं है जहां संविधान की पूजा होती है और संविधान निर्माता के तौर पे बाबा साहब अंबेडकर की जयंती उस पार्लियामेंट के भीतर भी मनाई जाती है और पता नहीं क्या क्या किया जाता है। आपको जानकर हैरत होगी, जब लोकतंत्र के गोल्डन साल को मनाया जा रहा था, जो 50 साल हुए, उस वक्त के जो भी भाषण थे उन भाषणों को पार्लियामेंट में एकजुट किया गया और पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में, और जो 3 मूर्ति की लाइब्रेरी है उसमें रखा गया। हमने बड़ी कोशिश की, उसमें बाबा साहब ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर जो सवाल और जो खतरे और जो सावधानी का जिक्र किया था उसका कोई तो जिक्र करेगा। यहां किसी पॉलिटिकल पार्टी के नाम लेने की जरूरत नहीं है। अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी किसी ने जिक्र नहीं किया, जबकि याद हर कोई बाबा साहब अंबेडकर को कर रहा था। ये कौन सी स्थिति है साहब? हम किस दिशा में चीजों को बदलना चाहते हैं या एक नए शब्दों को और नई परिभाषा को गढ़ना चाहते हैं, इसको आगे ले कौन जाएगा कि जिन बातों का जिक्र बाबा साहब अंबेडकर कर रहे थे उन बातों पर गौर करने की परिस्थिति में कोई क्यों नहीं आएगा? और राजनीतिक ताकत अगर वोट बैंक के जरिए बनती है और मिलती है तो वोट बैंक को ही निशाने पर लिया जाए। विचारों को लेने की क्या जरूरत है? वो वोट बैंक कल पॉलिटिकल ताकत के तौर पर उभर ना जाए। हमें तो इस दिशा में भी सोचना है और उस दिशा में सोचा जा रहा है इस देश के भीतर में। लेकिन आप एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए, महापुरुषों को लेकर इस देश की बड़ी अगाध श्रद्धा रही है, कोई विरोध नहीं करता है। और बाबा साहब अंबेडकर इसका जिक्र भी अपने भाषणों में कर देते हैं कि ये देश में तो महापुरुषों को लेकर कभी कोई सवाल खड़े नहीं होते और उनके प्रति अगाध प्रेम दिखाया जाता है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे विचार जो हैं और मैं जिन बातों पर अपने अध्ययन के साथ, क्योंकि एजुकेशन को वो लगातार महत्व ना सिर्फ देते रहे बल्कि पहला और आखिरी हथियार एजुकेशन से ही जोड़ते रहे, उस एजुकेशन को हासिल करने के बाद जब आप समझ पाएं कि मैं इन बातों का जिक्र क्यों कर रहा हूं, तब आप उसी रूप में खुद को खड़ा कर पाएंगे। अन्यथा एजुकेशन नहीं होगी तो आप मेरा नाम लेंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। इन बातों का जिक्र बाबा साहब अंबेडकर खुले तौर पर करते हैं। कोई व्यक्ति अपने ही बारे में बता रहा हो कि आप मुझे किस नजरिए से देखिए और वो नजरिया क्या होना चाहिए, ऐसी स्थिति किसी पॉलिटिकल नेता के साथ भारत में आई है क्या? हमें नहीं लगता है आई है। हमारे दिमाग में, आप लोग के जहन में हो तो जरूर बताइएगा। वो व्यक्ति कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पर भी उंगली खड़ा करता है कि मजदूर सभा से काम नहीं चलेगा, पॉलिटिकल पार्टी बनानी होगी, शासन पर नियंत्रण पाना पहला लक्ष्य रखना होगा। राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 5 पेज 111 में खुले तौर पर चैलेंज वो कॉल मार्क्स को भी कहते हैं और लेनिन को भी कहते हैं और गांधी को भी कहते हैं। सब जीते जी हो रहा है और उस दौर में हम लोग सब कोई देख रहे हैं क्या बोला जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, लेकिन हम ये कह नहीं पाते हैं कि अच्छा ये शब्द तो बाबा साहब अंबेडकर के थे, हम इससे क्यों घबराते हैं और क्यों कतराते हैं। और पार्लियामेंट के भीतर भी घबराते हैं और उनका नाम लेकर भी उनकी बातों का जिक्र करने से क्यों बच जाते हैं। और मौजूदा वक्त में अपनी राजनीतिक सत्ता, अपना वोट बैंक देखते हुए दलितों को किस तरीके से लुभाया जा सकता है और किस परिस्थिति में लाकर खड़ा किया जा सकता है, इसी दिशा में भारत के लोकतंत्र का मंदिर भी भाषणों के जरिए अगर जीना शुरू कर दे तो हम आप क्या करेंगे? महत्वपूर्ण बॉडी तो वही है सबसे बड़ी। पार्लियामेंट की जमीन को चूमने से काम नहीं चलेगा, संविधान को नतमस्तक होकर करने से काम नहीं चलेगा। उन बातों को अमल में लाइए जो बाबा साहब अंबेडकर ने पार्लियामेंट को लेकर कहा, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कहा, तब समझ में आएगा कि हां आप समझ पाए हैं इस देश को। क्योंकि इस देश को समझने की प्रक्रिया में जब आप आएंगे तो आपके जहन में यह आएगा, महात्मा गांधी कांग्रेस की उस सभा को स्तब्ध कर देते हैं कि मैं अभी देश को पहले जानूंगा
और वो घूमते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, जाना है, गांधी फिल्म भी बनी, हम लोग देखते हैं। लेकिन क्या कोई फिल्म बाबा साहब अंबेडकर पर ऐसी बन पाई? महात्मा गांधी जब भारत में घूमकर भारत के किसानों का जिक्र कर रहे हैं, वो शख्स भारत के किसानों के भविष्य को दिखला रहा है अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने भाषणों में, अपनी राइटिंग्स में, अपने स्कॉलर पेपर में। किसी ने जिक्र किया क्या? नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्या एक उस तरफ से आंखें मीच लेना था, बंद कर देना था, या घबराहट थी उस कमजोर तबके से जो कल कहीं मजबूत ना होकर खड़ा हो जाए? क्या ऐसी स्थिति थी? हो सकता है। अब तो हमारी राजनीतिक सत्ता बड़ी ताकतवर हो गई है। खंड 10 के पेज नंबर 37 पर उन्होंने एक जिक्र किया, संसदीय लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें जनता काम अपने मालिकों के लिए, जनता का काम अपने मालिकों के लिए वोट देना और उन्हें हुकूमत करने के लिए छोड़ देना है। अब आप सोचिए, क्या हम लोग इससे हटकर हैं अभी? तो वो शख्स उस समय क्यों बोल रहा है? जिस चीज को आज हम जीने को तैयार हैं और 75 बरस हो गए आज़ादी के बाद, वो तो उससे पहले बता रहा है कि ऐसी स्थिति इस देश में आने वाली है। हम तो छोड़ देंगे चुनने के बाद, जैसे मन चाहे हाँकना है हाँक लो। और किसी एक सत्ता का जिक्र नहीं है, ये एक पूरी कतार है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपको शामिल मिलेगी, क्योंकि इनको उस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को जिंदा रखना था जिस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को लेकर सवाल बाबा साहब अंबेडकर पार्लियामेंट के भीतर बाहर और सभाओं में उठाते रहे। ऐसी स्थिति भारत के भीतर में हमें नहीं लगता है कि किसी पॉलिटिशियन को लेकर कभी आपने सुनी होगी या कभी पढ़ी होगी या कभी सोचा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इतिहास को लेकर बार बार चर्चा होती है। कुछ वामपंथियों का इतिहास था, कुछ सोशलिस्टों का इतिहास था, मौजूदा वक्त में कहा जा रहा है ये राइटिस्ट का इतिहास है, आरएसएस का इतिहास है। भूल जाइए इसे। सच क्या है जो नंगी आंखों से दिखाई दे और जिसका प्रभाव आपके परिवार, समुदाय और आपके खुद पे पड़े, वही सच है। उस सच को अगर कोई 70 साल पहले कहने की स्थिति में आकर खड़ा है, तो अगर हम उसे पढ़ें और उसके बाद एक लंबा ब्लैंक आ जाए इस देश के भीतर में, 70 साल तक चुप रहो, चाहे महिलाओं का सवाल हो, चाहे किसानों का सवाल हो, चाहे इस देश में चलने वाली ट्रेड यूनियन का ही सवाल क्यों ना हो, इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए बैंकिंग सिचुएशन का सवाल क्यों ना हो, वो व्यक्ति बता रहा है अपने रिसर्च पेपर, उसमें जिक्र कर रहा है और सारे संदर्भ इंडिया से जुड़े हुए हैं। एक सवाल हमने जिक्र किया था, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया है, वो हमसे हमारे बारे में जानना चाहते थे। हमने उनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब अंबेडकर के उस कमेंट को ही बता दिया, क्योंकि वहाँ एक सवाल उनसे पूछा गया, आप तो बहुत नीचे से उठकर ऊपर आए हैं, उस बड़ौदा राजशाही ने जो भी स्कॉलरशिप दी थी, आप तो भारतीय समाज के भीतर में उस दौर के बारे में कुछ बताएं और अपने बारे में बताएं, परिवार, इसके बारे में। उन्होंने लगभग हुंकार तो नहीं भरते थे, लेकिन बहुत ही कड़े शब्दों में कहा, सवाल ये नहीं है कि अतीत कैसा था, सवाल ये है कि भविष्य कैसा बनाना है। आप मेरे निजी अतीत पर मत जाइए, यह देखिए कि मैं भारत के बारे में क्या सोच रहा हूं और दुनिया को सचेत कर रहा हूं कि उसकी इकोनॉमी भी कैसे धराशायी होगी आने वाले वक्त में। जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मैं वह अपने बल के साथ जीना चाहता है, जहां कमजोर को और दबाना चाहता है। बोले इसकी कोई मतलब नहीं है मैं कहां से आया हूं, क्या आया हूं, किस रूप में आया हूं। सवाल यह है आप इस देश को कैसा बनाना चाहते हैं। क्या इस देश को बनाने की दिशा में पार्लियामेंट का कोई भाषण आपको याद आता है? बड़े लंबे लंबे भाषण हुए इस देश के भीतर में, और जो नई पीढ़ी है उसके जहन में होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की जब 13 दिन की सरकार थी तो इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर उस दिन बहस हो रही थी। उन्होंने कहा था ठीक है मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। तमाम नेताओं ने भाषण अपने अपने दिए थे, लेकिन किसी ने भी बाबा साहब अंबेडकर को कोट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर कहते थे सरों को गिनने से पार्लियामेंट के भीतर डेमोक्रेसी नहीं आएगी, और भारत की डेमोक्रेसी सरों को गिनकर ही सत्ता तक पहुंच जाती है। अब आप क्या करोगे? गजब की स्थिति है। वो शख्स चिता रहा है, लेकिन उसको आप कोट करने की स्थिति में भी खड़े नहीं हो पाते हैं।
अब आप सोचिए, हम लोग लगातार इसकी चर्चा करते रहे, जो 93 में वोहरा कमेटी की रिपोर्ट भी आई, उससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो था। अब आप सोचिए कितने आसान शब्दों में बाबा साहब अंबेडकर चिता देते हैं कि देखिए आने वाले वक्त में अपराधी ही राजनीति को संभालने लगेंगे। राइटिंग एंड स्पीचेस का खंड 2 है, पेज नंबर 139 है। 1938 में आज़ादी से पहले एक पुलिस कानून संशोधन बिल बम्बई की विधानसभा में लाया गया था। उसमें उनको बोलना था। उन्होंने कहा कि मैंने मजदूर बस्तियों में 22 वर्ष बिताए, वहाँ मवाली और जो दादा किस्म के लोग होते हैं जो गरीबों को सताते हैं, वो सताए हुए लोग पुलिस और कचहरी भी नहीं जा पाते हैं, उनका सहारा भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये मवाली और दादा का प्रभाव उन पर ज़्यादा है। मौजूदा वक्त में क्या है, यही स्थिति है। कमज़ोर वह व्यक्ति कहाँ जाए, FIR दर्ज कराने जाए, बड़ा मुश्किल है। FIR दर्ज हो जाए तो कार्रवाई होगी क्या? अगर सब चीज हो रही है तो फिर इस देश के भीतर में उत्पीड़न गरीबों का या दलितों का, जो शब्द आपको देख के इस्तेमाल करना है कीजिए, जो दबे कुचले लोग हैं उनका उत्पीड़न बढ़ता क्यों गया और बढ़ क्यों रहा है? कानून फेल है या कानून गायब है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हम सिर्फ शपथ ले रहे हैं? कौन सी परिस्थिति है? इन बातों का जिक्र बाबा साहब अम्बेडकर उसी समय कर रहे हैं जब संविधान सभा की उसमें भाषण दे रहे हैं, तो खुले तौर पर वो ऐलानिया कर रहे हैं। उनकी एक अंग्रेजी में भी रचनावली है, वह बुद्ध और कार्ल मार्क्स तक को एनालिसिस करते हैं और बताना भी चाहते हैं और कहते हैं कि धर्म का कार्य संसार के उद्भव की व्याख्या करना नहीं है, बल्कि उसका पुनर्निर्माण और उसे सुखी बनाना है। धर्म के नाम पर क्या हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दर्शन का कार्य संसार के उद्भव की व्याख्या करते हुए समय नष्ट करना नहीं है, वरन उसका पुनर्निर्माण करना है। तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर जिस भारत को पुनर्निर्माण की दृष्टि से अपने पूरे कालखंड में देखते हुए आ रहे थे, इसीलिए वह पार्लियामेंट की उस सभा में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है तो खुले तौर पर कहने से नहीं कतराते हैं कि राजनीतिक अधिकार कागज पर रह जाएंगे यदि आर्थिक समानता स्थापित नहीं की गई। और इसीलिए वो गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी विचारधारा, चाहे केरल के उस समय के मुख्यमंत्री नंबूदरी क्यों ना हो, उन्होंने चैलेंज हर किसी को किया। ये होती है ताकत समझ की, यह होती है ताकत इंटेलेक्चुअलिज्म की, यह ताकत उस किताब की होती है जिसको इस दौर में धराशायी किया जा रहा है। बस सचेत रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद वाजपेयी जी। अब मैं अंत में कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री जयंत घोड़कांदे सर को आमंत्रित करूंगी कि वो मंच पर आए और हम उनके विचार प्रकट करें। छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर को शत शत नमन। अभी पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी ने अपने विचारों बाबा साहब के बारे में जो कुछ बताया है, वो जिस शैली में वो हमेशा बोलते हैं उसी शैली में उन्होंने जो कुछ बताया कि आज की वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है और जिसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर हमारे स्वतंत्रता के पहले से ही उस बारे में सोचते थे, और वही स्थिति आज भी वैसी की वैसी ही दिखाई देती है। जैसा कि उन्होंने कहा कि जब तक के देश में आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं होगी तब तक देश विकसित नहीं होगा। शायद हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जब हम लोग छोटे थे तब भी हम ऐसा कहते थे कि हम लोग एक विकसनशील देश है, और आज भी हमारे बच्चे जब
पढ़ने के लिए जाते हैं तब वो भी यही देखते हैं कि वो यही सीखते हैं कि हम एक विकसनशील देश है। और यह इसलिए हो रहा है कि हम विकसित देशों की श्रृंखला में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि हमारे यहाँ ये आर्थिक और सामाजिक विषमता आज भी कायम है। और इस आर्थिक और सामाजिक विषमता को अगर हमें दूर करना है तो सबसे सर्वप्रथम सभी लोगों को, जैसा कि सर ने बताया कि अंतिम पायदान पे जो भी व्यक्ति खड़ा है समाज के, उसको भी उतनी ही शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और उतना ही अच्छा चिकित्सा मिलनी चाहिए कि जितनी उसकी ज़रूरी है। कहीं पर मैं हमेशा बहुत सारी चीज़ों को देखते रहता हूँ। पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी के भी कई वीडियोस मैंने देखे हुए हैं जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि जब देश के सामने 1990 में जब एक आर्थिक संकट आया और जिस समय हमें चंद्रशेखर जी उस समय प्रधानमंत्री दिए थे जिन्हें कि अपने देश का सोना गिरवी रखना पड़ा और वो सोना वहाँ पर गिरवी रख के कुछ $1 मिलियन हम वहाँ से लेके आए और अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की। उस समय हमारी आंतरिक जो हमारे ऊपर जो कर्जा था वो 55% था और बाहरी कर्जा 25% था। आज की स्थिति भी वैसी ही है। आज भी हमारे देश में आंतरिक कर्जा 51% के करीब करीब है और विदेशी कर्जा जो है वो 21% के करीब करीब। इसी प्रकार आप देखिए कि जैसे जैसे हर बजट के अंतर्गत जो भी हमारे यहाँ चिकित्सा के ऊपर या शिक्षा के ऊपर जो प्रावधान किए जाते हैं वो प्रावधान दिन ब दिन सरकार की तरफ से कम 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 करते जा रहे हैं और प्राइवेट क्षेत्र का जो भी है वो बढ़ते जा रहा है। अगर इस तरीके से अगर प्राइवेट क्षेत्र बढ़ते गया और सरकार ने अपनी इस दोनों भी चीज़ों को अगर नज़रअंदाज किया तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में आर्थिक और सामाजिक जो विषमता है उसको दूर किया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा या हमारे जो निचले तबके के लोग हैं वो ऊपर आ सकेंगे। बहुत ज़रूरी है। और लेकिन वही चीज़ है, देखिए अभी कल मैं एक वीडियो देखा जिसमें दिल्ली की सरकार ने एक स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बनाया हुआ है और दे हैव मेड ए वंडरफुल एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम इन द दिल्ली and all 30 school of excellence they have named in a B.R. Ambedkar school of excellence like that, and they are teaching the B.R. Ambedkar in their schools. So इस तरीके की कोई पहल अगर हमारे देश में सभी सरकारें करने लगेगी तो जो आर्थिक विषमता हमारे देश के अंदर है वो आर्थिक विषमता दूर होने में समय नहीं लगेगा। पर यही है सबसे बात है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्यों की सरकारें हो या और कोई सरकारें हो, उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर बजट का जो है प्रावधान ज़्यादा से ज़्यादा करने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके की जैसा मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली सरकार ने 25% शिक्षा के ऊपर और चिकित्सा के ऊपर 15%, बजट का 40% इस क्षेत्र के ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। यही इन्वेस्टमेंट अगर सभी सरकारें इसी प्रकार से करें तो सभी लोगों को चिकित्सा और शिक्षा मिलेगी। जहाँ तक इसको अन्य देशों में या प्रगत देशों में या जिसको डेवलप्ड कंट्री है उसमें सोशल सिक्योरिटी के नाम से कहा जाता है और प्रगत देश वही बने हुए हैं जिन्होंने ये सोशल सिक्योरिटी अपने लोगों को दी है और सामाजिक और आर्थिक समानता कायम करने का प्रयत्न किया हुआ है। तो हमारे यहाँ भी इसी प्रकार की अगर सोशल सिक्योरिटी हर जगह पर अगर मिलती रहे तो मेरे ख्याल से हम लोग भी प्रगत देशों की श्रृंखला में आने में ज़्यादा देर नहीं लगेंगी। किसी ने एक चीज़ में मैंने और कहीं पर ऐसा सुना था, एक बहुत अच्छा लेक्चर देते समय पे, जिसमें उसने बोला था कि प्रगत देशों के लिए जिस तरह के मानव के शरीर में 2 पैर महत्वपूर्ण हैं, उसी तरह से किसी भी प्रगत देश के लिए अगर प्रगत होने की ज़रूरत है तो वो 2 पैर में एक शिक्षा होनी चाहिए और दूसरा चिकित्सा। ये दोनों चीज़ें अगर शिक्षा और चिकित्सा की जिम्मेदारी अगर सरकारें अपने ऊपर लेती है, क्योंकि मुझे बताइए कि जैसे हमारे इस गली में एक किंग्सवे हॉस्पिटल है, वहाँ एक गरीब का आदमी जाके चिकित्सा नहीं ले सकता। उसी प्रकार से एक बड़ी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में 1-1 लाख रुपए की फ़ीस ली जाती है, वहाँ गरीब का विद्यार्थी जाके पढ़ नहीं सकता और आखिर में वो अपना शिक्षा भी नहीं करता और चिकित्सा भी नहीं कर सकता। तो ये जिम्मेदारियाँ आने वाले भविष्य में अगर सभी सरकारें अपने ओर लेंगी और कुछ उसमें कुछ करेगी तो ही हमारे देश में आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता दूर हो सकती है और हम एक प्रगत राष्ट्र की तरफ निर्माण। तो अभी पुण्य प्रसन्न वाजपेयी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक अपने स्वतंत्रता के पहले से
अंबेडकर जी ने किस प्रकार से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और बाकी सभी चीज़ों पर जो प्रकाश डाला था, और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से इस देश को सोचते थे कि हमारा जो भी है डॉलर और गोल्ड के रूप में, अदरवाइज़ ये करेंसी जो है वो कागज़ के रूप में रह जाएगी, ये बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पर समझाया। और हम भी चाहते हैं कि इसी तरीके से हमारे यहाँ से, हमारे देश से भी आर्थिक विषमता दूर हो और हम लोग भी एक प्रगत राष्ट्र के रूप में एक डेवलप हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं श्री भूषण महाजन सर और श्री माधव पोफरी सर को अनुरोध करूंगी कि वे शॉल और श्रीफल देकर आज के हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक छोटी भेंट वस्तु। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए मैं श्री सुब्रतो मुखर्जी, प्रेसिडेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन नागपुर मॉड्यूल, इनको आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हमारे बीच श्री पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, इनको आप सभी ने सुना। मुझे तो अंदर से इन्होंने झंझोड़ दिया है, सोचने में मजबूर कर दिया है कि एज अ बैंकर हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने अपने लेवल पे, जिस क्षेत्र में भी आप बैंकिंग में काम कर रहे हैं, उसमें आप प्रण लीजिए कि हर साल आप अपने बैंकिंग के द्वारा कम से कम 5 जो गरीब लोग हैं उनको आप मदद करेंगे बैंकिंग के रेगुलेशंस के अंदर में रह के, ताकि वो ऊपर आ सके और हमारे सबका जो सपना है और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो 70 साल पुराना सपना है वो हम धीरे धीरे पूरा कर सकें। इसके साथ ही मैं हमारे आज अतिथि श्री पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो अपने इस बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाल के नागपुर आए और हम सभी को उन्होंने करीब 45 से 50 मिनट तक संबोधित किया और एक ऐसे विषय पर संबोधित किया जिससे हम लोग 90% लोग वंचित हैं और हमारे जो मस्तिष्क है उसे उन्होंने सोचने में, मुझे ऐसा लगता है कि फिर से प्रेरित किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे ऑफिशिएटिंग डीजीएम एंड RSCPC AGM श्री घोड़कांदे सर को, जो यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उस सभी RMs का जो यहाँ पे उपस्थित होके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे
डीजीएम श्री चंद्रशेखर जी को, जिन्होंने हमें इस इतने बड़े जोनल ऑफिस के प्रीमाइसेस को हमारे इस कार्यक्रम के लिए यूज़ करने का परमिशन दिया। मैं धन्यवाद करूंगा SBIOA महाराष्ट्र सर्कल के प्रेसिडेंट श्री हेड़ाऊ एंड GS श्री भूषण महाजन का, जिन्होंने अपने बहुत ही कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आके हम सब के बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा वाइस प्रेसिडेंट श्री प्रदीप केड़कर, आवाज स्टाफ यूनियन के श्री पोपड़ी, श्री खरकटे, जिन्होंने अपने उपस्थिति से इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाए हैं। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों ने जो अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें, इसके लिए आप सभी का शत शत नमन। आप सभी को अनुरोध है कि मैं इस कार्यक्रम के बाद आपके लिए डिनर का प्रबंध किया गया है, उसका पूरा लाभ उठाए और उसके बगैर आप घर न जाए। और मैं आज के अध्यक्ष, प्रोग्राम के अध्यक्ष के परमिशन से इस प्रोग्राम को समाप्त करने की अनुमति लेता हूं। थैंक यू।